स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म को अगर डिस्कस करें तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि पाया जाता है सेल के अंदर, और इसी के अंदर तमाम जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल की वो फ्लोट कर रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर एनिमल सेल में, और इसके अंदर ये जितना भी आपको ये हल्का हल्का ब्लूइश सा कलर है ये जो नज़र आ रहा है, जिसमें के चीज़ें जो हैं डिफरेंट वो तैर रही हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? वो ऑर्गेनेल्स हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रही हैं। इसी तरह आप यहाँ पे देखें सबसे बाहर सेल वाल है प्लांट सेल के अंदर, फिर उसके अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और उससे स्टार्ट हो जाता है ये सारा पिंक कलर का एरिया जो है ये साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस तक। फंक्शन क्या है इसका? मीडियम फॉर ऑर्गेनेल्स मूवमेंट एंड फंक्शन। जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इसके अंदर मूव करती हैं और फंक्शन करती हैं। फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट जो है वो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है। साइट फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन के लिए जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट रिएक्शन जो हैं वो होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी रेस्पिरेशन होती है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में होती है। बाद में यहाँ से जो पायरोवेट बनते हैं वो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में मूव करते हैं और बाकी काम वहाँ होता है। स्टोर फूड एंड वेस्ट, इसी तरह जो है ये स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है फूड और वेस्ट की। तो ये इसके मेन जो हैं वो फंक्शन है। इसी के साथ अगर हम साइटोसोल की बात करें तो लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेन मॉलिक्यूल एंड स्मॉल पार्टिकल लाइक राइबोसोम बट एक्सक्लूड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। ऐसा लिक्विड पार्ट जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पार्टिकल्स तो आते हैं राइबोसोम को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि राइबोसोम के इर्द गिर्द अपनी कोई जो है वो सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं है, तो वो सारा क्या आ जाएगा साइटोसोल के अंदर। लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं, गोल्जी बॉडीज़ वगैरह, तो ये जो हैं वो साइटोसोल में नहीं आते हैं। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पार्ट है वो क्या कहलाता है? साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म जो है उसमें साइटोसोल भी आ जाता है जो कि लिक्विड पार्ट है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो कि सॉलिड स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर अब हम मूव करें तो हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस आ जाता है। न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले तो आपने याद रखना है यूकेरियोटिक सेल के अंदर तो मौजूद होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। उसके अंदर जो क्रोमोसोम फिर कहाँ पे होते हैं, यानी कि डीएनए के बगैर तो सेल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होता। तो इट्स मीन कि ये प्रॉपर जो एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ये वाला स्ट्रक्चर न्यूक्लियर इन्वेलप और उसके अंदर क्रोमोसोम वगैरह ये प्रेजेंट नहीं होता। क्रोमोसोम उसमें भी पाए जाते हैं लेकिन एक किसी प्रॉपर ऑर्गेनेल के अंदर इस तरह से फाउंड नहीं होते। पोजीशन की बात करें तो एनिमल्स के सेल में जो है वो बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, और प्लांट सेल में देखें तो एक साइड की तरफ। क्योंकि प्लांट के अंदर जो है एक बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है, तो इस वजह से साइड पे चला जाता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ एनिमल और प्लांट सेल में इसकी लोकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लांट सेल में ये जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे चला गया है, जबकि जो एनिमल सेल है उसमें सेंटर ही पोजीशन है, क्योंकि उसमें जो है वैक्यूल नहीं है मौजूद। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो स्ट्रक्चर में आप वाज़े देख सकेंगे कि बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बाहर वाली साइड पे कवरिंग सी, इसे न्यूक्लियर इन्वेलप बोलते हैं। विद न्यूक्लियर पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज, अगेन अगर ये एक पूरा इन्वेलप है तो इसके अंदर मटेरियल्स ने तो आना जाना है, तो वो मटेरियल किसके थ्रू मूव करते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। ये पूरे के ऊपर जो है आपको डिफरेंट न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। इनर मटेरियल की अगर आप बात करें तो सबसे पहले आ जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म।
न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक मटेरियल कंटेनिंग क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलाई। ठीक है, साइटोप्लाज्म समझ लें, न्यूक्लियस के अंदर जो साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है। जेली लाइक मटेरियल कंटेनिंग क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलाई, ये दो मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलाई। अब हम न्यूक्लियोलस की बात करें, यानी न्यूक्लियोलाई, तो साइट है राइबोसोम्स की असेंबली की, यानी कि वो जगह है जहाँ पे राइबोसोम असेंबल होते हैं। ठीक है, और क्रोमेटिन की अगर बात करें तो कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बाकी ऑल द टाइम क्रोमोसोम आपको सेल के अंदर नज़र नहीं आते, क्योंकि वो डीकंडेंस हुए होते हैं क्रोमेटिन के अंदर। जब सेल ने रिप्रोड्यूस करना होता है, यानी कि डिवाइड करना होता है, उस वक़्त ये कंडेंस होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जो कि माइक्रोस्कोप से विजिबल हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सबसे बाहर जो है एक न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन, ये दो मटेरियल जो हैं वो पाए जाते हैं। तो यूँ हम जो है इसके स्ट्रक्चर को आप याद रख सकते हैं, तीन मेन कंपोनेंट हैं इसके स्ट्रक्चर में। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अब सारे फंक्शंस को जो है वो हम डिस्कस अगर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। डीएनए है, कंटेन करता है, जो कि कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटी। ठीक है, डीएनए जो है वो ब्रेन ऑफ सेल है, जितने भी सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल कर रहा है। डीएनए मीन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा जीन्स को कैरी करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी ट्रेट्स ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहला काम क्या है? कंट्रोल कर रहा है सेल की एक्टिविटीज़ को। ठीक है, उसकी सेल डिवीज़न है, उसके अंदर कोई भी जो है रिएक्शन है, जो भी काम होना है, वो प्रोटीन किसने बनाने हैं? डीएनए ने। आपको पता है कि तकरीबन तमाम काम जो हैं वो प्रोटीन कंट्रोल कर रहे होते हैं, एंजाइम्स वगैरह वो भी प्रोटीन है। तो वो सारे डीएनए से कॉपी होने होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, और जाके राइबोसोम में बनने होते हैं। और दूसरा जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि डीएनए कंट्रोल करता है हेरिडिटरी ट्रेट्स को, यानी वो ट्रेट्स जो कि आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन में जाने होते हैं, उसको भी, उनकी ट्रांसमिशन को भी कंट्रोल करता है और उन करैक्टर्स को भी कंट्रोल करता है। मज़ीद अगर आप फंक्शन लिखना चाहें तो आप ये भी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि डीएनए जो है वो कंट्रोल कर रहा है रेप्लिकेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को। फिर आप ये भी लिख सकते हैं एवोल्यूशन को भी डीएनए कंट्रोल कर रहा है। वेरिएशंस जो हैं वो भी सारी डीएनए में आ रही हैं, म्यूटेशन जो हैं वो भी डीएनए में। तो ये सारे काम जो हैं वो डीएनए के बारे में आप एक लंबी फहरिस्त जो है बचपन से पढ़ते आए हैं लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगले सेल के पार्ट जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहें।